जय हिंद। हमारे छोटका भैया लोगन के नमस्कार। आपके बड़का भैया का ई नमस्कारी स्वीकार करत जा, ठीक बा। तो चलते हैं, आज प्रकाश चैप्टर का दूसरा पार्ट वीडियो है। कल की वीडियो में हमने काफी कुछ सीखा, 5 ऐसे टॉपिक्स के बारे में सीख लिया था, ठीक है। और आज हम कुछ और स्पेशल सीखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में आज हम सीखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो हमने प्रकाश का परावर्तन जो है, भैया लोगन ध्यान से कान खोल के सुन लग जा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता, ठीक बा। तो हम पहले परिभाषा से समझ लेते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। आखिरकार प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा है, प्रकाश किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराकर पुनः वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई किताबी भाषा वाला परिभाषा। और आपके शिवेश भैया का परिभाषा आप लोगों ने देख लीजिए एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल लेता हूं। आप अभी तक नहीं समझ पाए कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है ना। तो मैंने परिभाषा में बताया, हेडिंग डालो पहले, आज की पहली हेडिंग परावर्तन, ठीक है। परावर्तन परावर्तन क्या होता है, इस समझ लीजिए क्रिकेट का मैदान है, ठीक है। ये क्रिकेट का मैदान है। क्रिकेट तो लोगन बहुत खेलत जावत, आप लोग क्रिकेट बहुत ज्यादा खेलते होंगे, ठीक है। यहां समझ लो 3 विकेट है, ठीक है। विकेटवा हमारा बन गया और इधर हमारा विकेट बन गया, 3 विकेटवा बन गए ना। बल्लेबाज साहब के बैठाई किया जाए, बल्ला लेके, ठीक है। बल्लेबाज बैठ गए और इधर बॉलर थे, गेंदा लेके थमा दिया जाए। तो बॉलर जब गेंदवा फेंकता है तो बैट्समैनवा क्या करता है, निगराव का देखा था कब चौक का निकलावा, हाँ, ठीक है। जब आप बॉल को बैट्समैन के पास फेंकते हैं तो बैट्समैन क्या करता है, उसको दे मारता है, ठीक है। तो प्रकाश क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन क्या हुआ, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर, ठीक है। परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर, मान लो गेंदवा हमारा जो है कि प्रकाश है, यहां से निकला, यहां चला और दूसरे माध्यम से टकरा था, बैट्समैनवा जो मारता है छक्का, जो बल्लवा है उसका ये दूसरा माध्यम हो गया और इससे टकराता है, तो जो हमारा प्रकाश है या बल्लवा है वो इधर उधर फेंका जाता है, तो बोलते हैं छक्का लग गया। तो वही प्रकाश का परावर्तन हुआ। प्रकाश के परावर्तन में भी यही क्रिया होती है। मान लीजिए अगर यहाँ पर बॉल नहीं है, बैट्समैन नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, कोई नहीं है, सबको हटा देते हैं, आ जाते हैं बॉल बैट लेते, ठीक है, सबको हटा दिए हम। अब हम सीखते हैं, आखिर हमारे दैनिक जीवन में जब हम बॉल ले लेते हैं, कोनो खिलाड़ी नहीं है हमारे लगे, तो हम क्या कर भाई, चलिए यार एकल्ले कुछ खेला जाए। हेल्थ इज वेल्थ, देखा था इतना मोटा गया है, हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए हमको कुछ ना कुछ खेलना चाहिए, कोई प्ले करना चाहिए गेम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बॉल ले लेते हैं
और बॉल को दीवार पर मारते हैं फिर लोगते हैं, दीवार को मारते हैं फिर लोगते हैं। तो जो ये प्रक्रिया हुई इसको परावर्तन कहते हैं, इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। और यही क्रिया, इस प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। और यही क्रिया यदि प्रकाश से हो तो वो क्रिया प्रकाश का परावर्तन हुआ। और यही क्रिया अगर मनी आपस में लड़की भीड़ की फिकाई जाता है तो वो परावर्तन ही हुआ। ठीक बा, चलो ठीक है, थोड़ा पान खा के बोल लिए, ठीक है ना। तो समझते जाइए कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने दैनिक जीवन का उदाहरण लेके समझा दिया। ये रहे आपके शिवेश भैया का उदाहरण, ठीक है। अब शिवेश सर जी तो अपनी परिभाषा बोल दिए। जो प्रकाश है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है ये शिवेश भैया बोल रहे हैं, ठीक है। सॉरी शिवेश सर। बच्चों, प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल लो। बच्चा लोगन कॉपी पे निकाल दो, लिखो। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराता है और टकरा के वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हुआ शिवेश सर जी की परिभाषा, सर लोगों की। और जो भैया है तो भैया तो बैट्समैनों वाला बता देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। और एक ही टॉपिक पढ़ो भाई, मैं तो बोलता हूं एक ही टॉपिक पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, सॉलिड पढ़ो, हर बार यही बोलता हूं। तो किस लिए बोलता हूं? सॉलिड बनने के लिए, ठीक है। जैसे सॉलिड खाओगे तो सॉलिड भी बनोगे ना। चलो, इसीलिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है लिख लो आप। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है और टकराकर वापस आने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक टॉपिक तो क्लियर हो गई। इसमें क्या हुआ, जब नोट करो, जब प्रकाश की किरणें, मैंने प्रकाश की किरणें क्यों लिखा, क्योंकि चैप्टर कौन सा पढ़ा है, प्रकाश का परावर्तन ना, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे किसी माध्यम से टकराती है किसी माध्यम से और टकराने के बाद वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, राइटिंग थोड़ी अच्छी ना है इसलिए थोड़ा देख लो। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती हैं तो वापस आने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सीवेश सर ने लिखा दिया, आप लोग नोट डाउन कर दो। अब भैया आगे बढ़ते हैं, सीवेश भैया आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेशल नया लेके। सीवेश सर जी तो आके छपवा देते हैं। और जो भैया है, भैया तो बहुत अच्छे हैं भैया, सीवेश भैया बहुत अच्छे हैं। और जितने भी भैया होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, नोट करते जाओ फटाफट, आगे बढ़ते हैं।
अब हमारी हेडिंग आती है परावर्तन के नियम के बारे में। परावर्तन का नियम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। परावर्तन के नियम भैया प्रकाश के परावर्तन में भी कोई नियम होता है क्या? हाँ होता है। कोई भी मनुष्य विदाउट नियम के या कोई भी थ्योरी या कोई भी कुछ विदाउट नियम की कुछ उत्पत्ति नहीं हुआ है। उसका एक नियम का मतलब क्या है? जो हमेशा उसके साथ हमेशा वही व्यवहार करे, वही उसका नियम हो गया कि हमेशा सूर्य पूरब में ही उगेगा। यूनिवर्सल ट्रुथ है या नहीं? यूनिवर्सल ट्रुथ है। सूर्य कभी पश्चिम से नहीं उगेगा, सूर्य हमेशा पूरब से उगेगा। ये तो भैया हमेशा कहीं होता होगा, हमारे यूपी में तो यही रहता है, हमारे दूसरे देशों में सूर्य पश्चिम से उगता है। ऐसा है सर? तो ऐसा है, हमारे यूपी में आके देख लो, सूर्य पूरब से उगता है। तुम्हारे कहीं होगा तुम्हारा जहां पश्चिम से उगता है, जहां दक्षिण से उगता है, उत्तर से उगता है, होगा तुम्हारा राज्य। तुम जाओ देखो अपना। मैं तो यही बताऊंगा जो मुझे मालूम है, जो मैं देख रहा हूं उसी को मानूंगा। ठीक है, मैंने तो कहीं नहीं गया। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन के नियम क्या होते हैं? हम आपको ये हम ले लिए, समझ लीजिए ये दीवार है या ये सरफेस है, तली है, ठीक है। और यहां से प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, प्रकाश आ रही है, ठीक है। प्रकाश आया, मैंने परिभाषा में क्या बताया? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर, यहां मान लो बना देते हैं हमारे प्रत्यक्ष देवता, देखिए अयोध्या पर प्रत्यक्ष देवता के, ठीक है, हमारे प्रत्यक्ष देवता सन, सूरज भगवान के देख लीजिए, ठीक है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम से टकराती है, तो टकराने के बाद पुनः वापस लौट जाती है। इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। और इसको एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है। तो और इसकी एक नियम ये बन गया, ये इधर से जा रहा है, ठीक है, ये इधर से चला जाएगा। आने वाली किरण को आपतित किरण, आने वाली किरण को नाम देते हैं आपतित किरण, आपतित रे, ठीक। और जाने वाले की परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित की है। ये जो हम खम्भा या गाड़ दिए बिचवा में, ये अभिलंब बोलते हैं। जब हम खड़ा कर दिए बिचवा में खम्भा या, तो इसको अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। भैया अभिलंब खड़ा हो जाओ तुम। और इसको बोलते हैं, जो बिंदुआ लिखे हैं इसको बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। तो क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब,
या खींचा गया अभिलंब खम्मा जो खड़ा कर दिए आपतन बिंदु पर वो भी खड़ा हो गया। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर है कि नहीं? आपतन बिंदु पर है कि नहीं है? भैया सीवीएस भैया बोल रहे हैं, सब ध्यान से सुनो। बच्चा हमारे छोटका भैया ध्यान से सुन लो। ठीक है, आपतित किरण यानी आने वाली किरण, परावर्तित किरण यानी जाने वाली किरण। ठीक है, और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ठीक है, जब हम बॉल को लेते हैं गेंदवा, जब बॉलरवा फेंकता है तो जो बॉलर है वो कौन सा है? आपतित किरण आ रही है, मतलब बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं। ठीक है, और जो बैट्समैनवा के पास जो बॉलवा गिरता है वो मान लीजिए आपतन बिंदु है, और जो परावर्तित किरण हो रही है, जो फेंक देते हैं, मार देते, चौका लगा देते हैं, छक्का लगा देते हैं, तो हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, अभिलंब, अभिलंब जहां हम खड़े रहते हैं उसे अभिलंब हुआ। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये हो गया पहला नियम को सुन लीजिए। आपतन कोण का मान, आपतन कोण I, परावर्तन कोण R का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब किसे कहते हैं भैया। ठीक है, महत्वपूर्ण हेडिंग, ये तीसरी हेडिंग जाएगी आपकी। ये टॉपिक तीसरा है, क्या? प्रतिबिंब। आखिरकार प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज। ठीक है, बहुत फोटो खींचते होगे आप लोग। ठीक है, इमेज, गैलरी में चलते हैं, इमेज देखते हैं, आखिर इमेज होता क्या है बताओ? खूब फोटो खींचते हो ना? चलो आज स्टोरी लगाते हैं, क्या लगाओ स्टोरी, समझो प्रतिबिंब क्या होता है। जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जहां मिलती हैं, एक बिंदु से चलकर दूसरे बिंदु पर जहां मिलती हैं, प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जहां काटती हैं या मिलती है, और जिस जगह पर वो काटती हैं, जिस जगह पर वो मिलती हैं, उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। हम तो दिख रहे होंगे आप सबको, है ना? हम चलते हैं शीशा के पास, हमारा मैकिया गिरा जा रहा है। हम चलेंगे अगर मिरर के पास, ऐसे मुंह फुला के खड़ा हो जाएगा, बाल और संवार लेंगे, चश्मा उश्मा लगा लेंगे, मोछा ओछा टाइट कर लेंगे, अच्छे दिख रहा है। हाँ, तो क्या मैं शीशे में दिख रहा हूं, ये मेरा प्रतिबिंब हो गया। अब सर क्या भैया, सीवेश भैया, क्या एक बिंदु दूसरे बिंदु पर मिल रही हैं? हाँ, मिल रही हैं। आप अगर मानव नेत्र को अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप जब मैं बिंब हो गया और वो मेरा प्रतिबिंब हो गया, मुझे जो वस्तु खड़ा है, जो वस्तु दिखेगा शीशे में, वो उस बिंब का प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, मैं बिंब में, मैं जो आपको शीशे में दिख रहा हूं, टाइप कर लेता हूं। ठीक है, तो वो हो गया प्रतिबिंब।
और मैं बिंब, वो प्रतिबिंब। कोई भी वस्तु होता है बिंब, और जो परावर्तन के बाद दिखाई देता है तो वो उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये भी टॉपिक क्लियर हो गया। अब चौथी टॉपिक आपकी है क्या? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इमेज। टाइप्स ऑफ इमेज, प्रतिबिंब दो प्रकार के। पहला रियल इमेज, दूसरा वर्चुअल इमेज। इसको क्या कहेंगे? रियल यानी वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा आभासी प्रतिबिंब। भैया वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है, आभासी भी प्रतिबिंब होता है। कैसे? प्रतिबिंब दो प्रकार से हो गया। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें कहीं पर वास्तव में मिलती हो तो वास्तविक प्रतिबिंब, और कहीं से आभास हो कि हाँ मिल रही हैं तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समझिए, आपको दर्पण अभी पढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे दर्पण। तो दर्पण में आपको समझाएंगे कि दर्पण में, अवतल दर्पण में किस स्थिति में प्रतिबिंब बनता है, दर्पणों में किस प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, परावर्तन के भी नियम हैं, परावर्तन से कितने नियम निकलते हैं, अपवर्तन अभी बाकी है। आगे बढ़ते हैं, इसको भी अब हम बात करेंगे दर्पण के बारे में। ठीक है, दर्पण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। हाँ, वही जिसमें हम संवरते हैं, जिसको देख के। दर्पण, शीशा की बात कर रहा हूं। ठीक है, दर्पण क्या होता है? हमारा जो दर्पण है, ये दर्पण दो प्रकार का होता है। हमारा दर्पण दो प्रकार का होता है भैया। एक तो हो गया समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, एक तो हो गया समतल दर्पण और दूसरा गोलीय दर्पण। जैसे कि आपको पहले ही पता चल रहा है, समतल दर्पण क्या होता है? समतल यानी जिसका तल, जिसका सरफेस एकदम सीधा हो, समतल हो, उसे समतल दर्पण। जिसका तल जो गोली हो, गोली दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण की अगर बात करें तो समतल दर्पण की क्या खासियत होती है उसके बारे में। जो हम शीशा वगैरह देखते नहीं है, वो हम समतल दर्पण में देखते हैं। समतल दर्पण में देखते हैं, जो हम अपना फेसवा नहीं देखते, वो सब समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है कि अगर हम 6 फीट के हैं तो यदि शीशा हमारा 3 फीट का है तो हमारा पूरा प्रतिबिंब बनेगा उस शीशे पर। आपने शादी विवाह में देखा होगा, देते हैं श्रृंगारदानी, अलमारी। तो जो अलमारिया रहता है ऐसे बना लेगा, यहीं पर गोल का शीशा लगा देंगे, मतलब गोल का नहीं, समतल शीशा लगा देंगे। और यहाँ पर जब दुल्हवा खड़ा होता है कि देखें हम आज कैसे लग रहे हैं, चले आज देखें कैसे लग रहे हैं, ठीक ठाक लग रहे हैं ना। तो यहाँ पर जब देखता है दुल्हवा, तो यहाँ जो दर्पण है ये 3 फीट का लगा है, और दुल्हा है मान लीजिए 5.5 फीट 6 फीट 6 फीट तक। यदि ये 3 फीट का है तो वो 6 फीट की वस्तु को अपने अंदर पूरा दिखा देगा। ये है समतल दर्पण की खासियत। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा टाइम इसमें नहीं स्पेंड करेंगे, आपको डिटेल वाला वीडियो बनाएंगे, बताएंगे
अब गोली दर्पण, दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर आयरन ऑक्साइड या चांदी से पॉलिश किया जाता है। आपने देखा होगा यदि आपको शीशा वगैरह ये फूट जाता है, घर में शीशे जो रखे रहते हैं, मिरर रखे रहते हैं, वो फूट जाते हैं, तो आपने पीछे कभी गौर किया होगा या पेंट किए रहते हैं, वो जो पेंट है या तो वो आयरन ऑक्साइड होगा या तो वो चांदी का पेंट, चांदी होगा, ठीक है, सिल्वर जिसको कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं ना। तो ये गोली दर्पण के दो प्रकार होते हैं, समतल दर्पण की कोई प्रकार नहीं होती। समतल दर्पण अपने भी परिपक्व है, उसे आगे अपनी पीढ़ी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये अपने में परिपक्व है। मैं भैया अकेला रहूंगा बजरंगबली की तरह, ठीक है। और जो गोली दर्पण है उसने कहा नहीं भैया मैं तो अपना दो ठे हैं लेकिन रहेंगे, इनके दो ठे हैं, दो जने हैं, एक तो है अवतल और दूसरा है उत्तल। पहले अवतल और दूसरा जने हैं उत्तल, ठीक है। गोली दर्पण समझ लीजिए, गोली दर्पण कांच का कटा हुआ भाग होता है जो कि ये खोखला होता है, ठीक है। अब इनसे पैदा हो गए दो लोग, ये बिचवा से अगर काट दें तो दो लोग मालूम चल गए ना, इधर दो लोग, एक तो इधर से हो गए, अगर इनको इधर से पॉलिश कर दिया जाए, जैसे कि आपके डैडी आपको पढ़ा लिखा के आईएएस बनाते हैं कि हमारा बेटवा आईएएस बनी, तो इनके पढ़ाई करी इधर, इनके स्पोर्ट कहती, मान लिया इधर स्पोर्ट हुआ, ठीक है, उधर कहती ना भेजी, इनके पढ़ाई पे। अब जो दूसरका जने हैं उनके कहीं एक तो बेटवा आईएएस बनते बा, दूसर का हमार क्रिकेटर बनाई, विराट कोहली, महेंद्र धोनी, सचिन जैसा महान क्रिकेटर बनाई, तो इनके बहुत ज्यादा पढ़ाई न कराइए, यहाँ से इनके पेंट करिए, ठीक है। तो इन दोनों जे आईएएस बदे पढ़े उनके नाम देखे अवतल, और जे क्रिकेटर बने उनका नाम दे दिए उत्तल। बबुओ बहुत चतुर है, देखा क्या बढ़िया नाम बताए हैं। एक जने का आईएएस बने बदे भेज दें तो इनका नाम लिख दें उत्तल, और जेके हमारा बबुआ क्रिकेटर बने, छक्का मारे, टीवी में दिखाई, तो के नाम दे दें उत्तल। समझ में आया इतना? देख लीजिए उत्तल दर्पण कैसा रहता है, जिसके उत्तल दर्पण सॉरी अवतल दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दिया जाता है और दबे हुए भाग से परावर्तन किया जाए तो उसे कहते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। गोली दर्पण के कटे हुए भाग जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश हो और दबे हुए तल से परावर्तन किया जाए उसका अवतल दर्पण कहते हैं, उसको अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि आप कुछ शब्दों से ही पता चलता है, अवतल मतलब उठा हुआ तल, उत्तल मतलब दबा हुआ तल, ठीक है ना। जिसके उठे हुए तल पर पॉलिश किया जाए उसे कहते हैं अवतल, और जिसके दबे हुए भाग में पॉलिश किया जाए उसको बोलते हैं उत्तल। ये तो मैं हो गया, ये तो भैया सीवेज की परिभाषा है। और सीवेज भैया को एक तो आईएएस और प्लेयर वाला एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है, दो एग्जाम्पल दिए ना। ऐसे तो जो भैया आईएएस बनेगा उसका नाम दे दिए अवतल, जो भैया उत्तल
प्लेयर बनेगा, उसका नाम दे दिया उत्तल। बाबू, बाबू तो इधर बैठा है, और बाबू के संग बेटवा संग बाबू का नाम जरूर जुड़त है, याद रखे जा तुम लोग, ठीक है। जब भी परिभाषा बोलोगे बाबू का नाम उनके जरूर जोड़ा का। गोली दर्पण, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, ठीक है, जिसके कटा हुआ गोला का भाग होता है उसको गोली दर्पण तो कहते हैं। और उस गोली दर्पण के जो कटे हुए भाग में एक भाग निकला अवतल और दूसरा भाग निकला उत्तल, ठीक है। अब हम बात करेंगे अवतल। अवतल लाइफ में अपने का कई बैठे, कितना ढेर का डिग्री लेहन उत्तल, आईएएस बने बदे उत्तल, सॉरी आईएएस बने बदे अवतल कितना ढेर का डिग्री लेहन ओकरे बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। इन सबको इरेज करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। आप लोग भरोसा किए हैं शिवेश भैया पर, और ये शिवेश भैया आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, याद रखिएगा आप लोग। और आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी मैं देने वाला हूं, वीडियो के लास्ट एंड में एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने वाला हूं आज। इसके लिए एक्साइटमेंट तो है मेरे पास भी, और आपको भी एक्साइटमेंट होना चाहिए। आखिर ऐसी कौन सी खुशखबरी है जो भैया आज खुशखबरी देने वाले हैं। वैसे इधर खुशखबरी देखने को मिल रहा है, डुड्डू ठेहुरगन अब एक जने का आईएएस बना था, एक जने का प्लेयर बना था, ठीक है, प्लेयर बनी हो, आईएएस बनी, पढ़ी ना, चलो ठीक है, ये हमारा पढ़ा जा तू लोग। अवतल, अवतल दर्पण के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ने आईएएस बनने के लिए कितनी ढेर सारी पढ़ाइयां की, ठीक है। अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में प्रतिबिंब बनता है, उन्होंने 6 डिग्रियां ली, ठीक है। पहले इसको बना देते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है, उसके उभरे हुए तल को पॉलिश कर दिया जाता है, किससे, आयरन ऑक्साइड से। अवतल दर्पण समझ लेते हैं, अवतल दर्पण में क्या क्या चीजें होती हैं जब ये बड़ा हुआ। एक तो होगा, इसको ध्रुव बोलते हैं, इसको पी से दर्शाते हैं यहां पिछवा में, ठीक है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, ठीक है, इसे पोल बोलते हैं इंग्लिश में, पोल। ढोल के नीचे पोल, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। और दूसरा क्या होता है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, सी, और यहां फोकस होता है, ठीक है। अब आप लोग हेडिंग डालिए कि ध्रुव किसे कहते हैं, ध्रुव। पहली हेडिंग आपकी हो गई ध्रुव, ठीक है। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके परावर्तक कटे हुए भाग को में जो परावर्तक तल है, परावर्तक तल ये दो होगा ना, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा फोकस, फोकस को समझने के लिए आपको मुख्य अक्ष समझना चाहिए। ये आपको वक्रता केंद्र और सी पी को, ठीक है, वक्रता केंद्र
क्या होता है? गोली दर्पण। मैंने बोला बाबू का नाम लेना जरूर है, ठीक है। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर इनको बना दिया जाए पूरा, ये गोली दर्पण बन गया, सॉरी, इनको यदि बना दिया जाए पूरा, तो ये गोली पूरा गोली दर्पण हो गया, और उसके केंद्र को वक्रता केंद्र बोलेंगे। समझ में? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को दर्पण की वक्रता केंद्र बोलते हैं। बाबू का नाम लेना जरूरी है। अब फोकस को समझने के लिए ध्रुव को समझना होगा। ध्रुव को समझ लिए तो हमें मुख्य अक्ष को समझना होता है। दूसरा हेडिंग आपको डालिए मुख्य अक्ष। ठीक है, मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी, ये सी क्यों लिखा गया? इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इंग्लिश में। वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा, ये मिला रही है रेखा, ये जो रेखा मिला रही है इसे वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। वक्रता केंद्र को ध्रुव से या पी से मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। जो ये रेखा यहां से यहां मिल रही है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। अब आगे बढ़ते हैं। अब फोकस क्या हुआ? फोकस किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाते हैं उसे फोकस कहते हैं। ठीक है, उसी को मुख्य फोकस कहते हैं। अब इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और बाबू और बेटवा के मत भूल जाए। ठीक है भैया, मेरे छोटे भैया लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा यार बीच में कुछ बोल देता हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोग इस पे मत लीजिएगा, ठीक है। आपका छोटा ही भाई हूं, बड़ा ही भाई हूं। आप लोग क्या करिए, एक बहुत बड़ी खुशखबरी दूंगा आगे। इसी के साथ जय हिंद, और पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए। हमेशा याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए कि आप जीवन में कुछ भी करें, आपकी जो पढ़ाई है, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप जिस चीज में मेहनत कर रहे हैं, वो आपको एक दिन सफलता जरूर प्राप्त करने में मदद करेगा। कुछ भी करिए आप, लेकिन पढ़ाई मत छोड़िए। आपको जीवन भर आप जो कुछ भी करिए, लेकिन पढ़ाई को मत छोड़िए, क्योंकि जो समय चला गया ना, यदि समय चला गया तो पछताने से कुछ नहीं होता। ठीक है, और आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। इसी के साथ जय हिंद, और मुझे आप सबसे बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप सब ये वीडियो जरूर देखेंगे, और वीडियो के साथ आगे पार्ट वीडियो बनाऊंगा, और अच्छे से कुछ और स्टैंडर्ड तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको वो समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, खुला कमेंट है। इसी के साथ जय हिंद।